गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इन दिनों भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में हमने विश्व भूगोल से शुरू किया है, जिसमें ब्रह्मांड चैप्टर से शुरू किया है। ब्रह्मांड चैप्टर का 2 लेक्चर हमने लिया है और दोनों ही लेक्चर आप लोग को YouTube पर मिल जाएगा। आप लोग YouTube पर जाके आस्था जीएस रिसर्च सेंटर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा आपको, और उस पर 2 वीडियो जो है ब्रह्मांड लेक्चर 1, ब्रह्मांड लेक्चर 2 के नाम से अपलोड किया हुआ है, और उसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। यदि हमारे नंबर पर हमको कॉल करते हैं 7004960735 पर कॉल करते हैं तो हम आप लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से उसका PDF भी उपलब्ध करा देंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि जीएस का कंप्लीट पैकेज हमारे चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्लास हमारे चैनल पर मिलेगा दोस्तों। और ये इन सभी विषयों का जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इन सभी विषयों का क्लास मैं खुद लूंगा दोस्तों। जीएस में हम लोग भूगोल से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि भूगोल को जीएस का बेस माना जाता है। बिना भूगोल समझे हमको इतिहास ठीक से समझ में नहीं आएगा, और आपका पॉल साइंस भी ढंग से समझ में नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि इतिहास की जितनी भी घटनाएं घटित हुई है, जो हमारी जानकारी में है, जितना हम लोग जानते हैं, वो घटनाएं इसी धरती पर घटित हुई है। और आज राजनीति भी अगर हो रही है तो इसी धरती पर हो रही है दोस्तों। इस प्रकार हम लोगों को जीएस पर टोटली काबू पाने के लिए सबसे पहले भूगोल पर कमांड करना पड़ेगा। भूगोल में दोस्तों जैसे कि पहले बता चुके हैं कि हमने ब्रह्मांड चैप्टर से 2 लेक्चर लिया है। दोनों ही लेक्चर YouTube पर आप लोग को मिल जाएगा। हमारे चैनल सर्च कीजिएगा आस्था जीएस रिसर्च सेंटर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है आपको शीघ्र ही मिल जाए। और शेयर भी कीजिए ताकि ये फ्री जो हम दे रहे हैं वीडियो, इसका PDF भी बिल्कुल फ्री देंगे। इसका ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को, हमारे दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। आज का जो अध्याय हमने शुरू कर रहे हैं नए सिरे से, वो है सौरमंडल दोस्तों। सौरमंडल के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बिना कोई समय नष्ट किए शुरू करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। सौरमंडल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन, किसी भी चीज का जब आरंभ करते हैं तो उसका परिभाषा अच्छे से जान लेना होता है। तो आइए देखते हैं सौरमंडल क्या है। सौरमंडल का परिभाषा में दोस्तों, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे तत्वों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सीधी भाषा में एक लाइन परिभाषा है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे तत्वों के समूह को हम लोग सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह आते हैं दोस्तों, जिनमें क्रमानुसार सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर अपनी पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है, उसके बाद वरुण आता है, जिसका जिक्र यहां पर आप लोग को मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों पुच्छल तारे, शुद्ध ग्रह, उल्काएं, उल्का पिंड आदि आते हैं। ये सभी पिंड जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। इन सभी को सम्मिलित रूप में हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ये सभी पिंड जो है अपने अपने दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है दोस्तों। महाविस्फोटक घटना जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, कि लगभग 13.7 अरब वर्ष बाद, यानी आज के इन दिनों से लगभग
4.5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल का निर्माण हुआ था दोस्तों। सौर मंडल का व्यास जो है, जहां तक हम लोग देख पाते हैं, सौर मंडल का व्यास वैज्ञानिकों द्वारा जो अनुमानित किया गया है वो है 287.46 अरब किलोमीटर, तथा सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य और वे खगोलीय पिंड आते हैं जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन एक दूसरे से बंधे हैं। ये एकदम साधारण सा परिभाषा है दोस्तों। ये सौर मंडल का चित्र है दोस्तों। थोड़ा नीचे चित्र, ठीक है। सौर मंडल का चित्र है दोस्तों। देखिए चित्र में स्पष्ट रूप से हमने दिखाया हुआ है कि पहले सूर्य है, फिर उसके बाद इसके विभिन्न अपने अपने कक्षाओं में सभी ग्रह किस प्रकार परिक्रमा कर रहे हैं। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, फिर वरुण। इनमें सबसे छोटे ग्रह जो है दोस्तों वो बुध है। बुध, प्लूटो के बाद प्लूटो को जब सौर मंडल की श्रेणी से हटा दिया गया, उसके बाद बुध सबसे छोटा ग्रह अभी वर्तमान में दोस्तों। और प्लूटो को बोने ग्रह में रखा गया है। प्लूटो एक बोने ग्रह, वो भी सबसे बड़ा बोना ग्रह के अंतर्गत प्लूटो आता है। सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों वो बृहस्पति है। इस प्रकार से ये चित्र के माध्यम से हम लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं सौर मंडल को। थोड़ा ऊपर, अब सौर मंडल के संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम गौर करते हैं दोस्तों। ट्रैपिक्स-1 जीवन की संभावना वाला एक नया सौर मंडल है दोस्तों। ट्रैपिक्स-1 नासा द्वारा खोजा गया जो है एक नया सौर मंडल है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की गई, जिसकी खोज नासा के स्पिट्जर अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया है। इस ट्रैपिक्स-1 सौर मंडल का नाम चिली में स्थित रोबोटिक टेलीस्कोप ट्रैपिक्स के नाम पर रखा गया है। यह सौरमंडल पृथ्वी से लगभग 10 प्रकाश वर्ष दूर कुंभ नामक तारामंडल में स्थित है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि ट्रैपिक्स नामक जो सौर मंडल का खोज किया गया है वो नासा के टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया है, जो अपनी पृथ्वी से लगभग 10 प्रकाश वर्ष दूर पर कुंभ नामक तारामंडल में स्थित है दोस्तों। इस ट्रैपिक्स-1 नामक सौर मंडल में पृथ्वी के समान कुल 7 चट्टानी ग्रह, इस ट्रैपिक्स-1 नामक सौर मंडल में पृथ्वी के समान कुल 7 चट्टानी ग्रह सूर्य के समान एक तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस सौर मंडल पर जीवन का प्रबल संभावना व्यक्त किया गया है क्योंकि ये हैबिटेबल या गोल्डीलॉक जोन में आता है। हैबिटेबल या गोल्डीलॉक जोन क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। गोल्डीलॉक जोन या क्षेत्र किसी सौर मंडल के मुख्य तारा को सूर्य कहा जाता है। हम लोग अपने सौर मंडल के मुख्य तारे को नाम दिया है सूर्य। अब पता नहीं दूसरे सौर मंडल के मुख्य तारे को वहां के रहने वाले जीव जो होंगे क्या नाम दिए होंगे, लेकिन सौर मंडल का मुख्य तारा जो होता है उसके चारों ओर सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। इस ट्रैपिक्स-1 नामक सौर मंडल जो है इसमें इसके मुख्य तारे के चारों ओर 7 चट्टानी ग्रह जो है वो एक तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। इसका नाम हम लोग दिए हैं ट्रैपिक्स-1 दोस्तों। इस सौर मंडल पर जीवन की प्रबल संभावनाएं है क्योंकि ये हैबिटेबल या गोल्डीलॉक जोन में आता है। हैबिटेबल या गोल्डीलॉक जोन क्षेत्र किसी सौर मंडल का मुख्य तारे से वह निश्चित दूरी है जहां स्थित ग्रहों का तापमान जीवन के लिए उपयुक्त माना जाता है दोस्तों। इसको अगर एक बार आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो पीडीएफ में हमने इतना सुंदर तरीके से सजाया है कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हर एक पॉइंट में एक क्वेश्चन बनता है भूगोल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको आप ढंग से पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से आपका किसी भी कंपटीशन में छूटने वाला नहीं है दोस्तों। स्पिट्जर दूरबीन की सहायता से मई 2016 में इस ट्रैपिक्स-1 नामक सौरमंडल की खोज की गई थी। अब आइए अपनी सौर मंडल
अपनी जो सौर मंडल है उसके बारे में सूर्य से स्टार्ट करते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य हमारी दुग्ध मेखला आकाशगंगा का लगभग 100 अरब तारों में से एक है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या अनंत है और लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और उन 100 अरब आकाशगंगाओं में से हमारी आकाशगंगा मिल्की वे आकाशगंगा एक है। और प्रत्येक आकाशगंगाओं में अनंत तारे होते हैं, वो भी लगभग 100 अरब के लगभग माना गया है। उन्हीं 100 अरब में से तारों में से एक तारा जो है हमारा सूर्य है, जिसे सौरमंडल के जनक, सौरमंडल का प्रधान या सौरमंडल के मुखिया कहा जाता है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है दोस्तों। सूर्य हमारी दुग्ध मेखला आकाशगंगा के केंद्र से, हमारी दुग्ध मेखला जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा को अंग्रेजी में गैलेक्सी और या मंदाकिनी भी कहा जाता है। सूर्य हमारी दुग्ध मेखला आकाशगंगा से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है दोस्तों। सूर्य दुग्ध मेखला आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर, सूर्य भी स्थिर नहीं है दोस्तों, वो भी हमारी दुग्ध मेखला आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है दोस्तों। उसके परिक्रमण अवधि के बारे में देखिए। सूर्य अपने दीर्घवृत्तीय परिक्रमण कक्षा में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 250 मिलियन वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है दोस्तों। इस 250 मिलियन जो सूर्य का परिक्रमण काल है, इसे ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहा जाता है दोस्तों। इसको ढंग से पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। सूर्य पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है दोस्तों। सूर्य पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा करता है। सूर्य का मध्य भाग 35 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग, सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है दोस्तों। इसके मध्य भाग और ध्रुवीय भाग का घूर्णन अवधि अलग अलग है। मध्य भाग 25 दिनों में परिक्रमा एक घूर्णन पूरा करता है तथा ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। सूर्य प्रतिवर्ष दोस्तों 12 तारा मंडलों से होकर गुजरते हैं तथा प्रत्येक एक राशि से दूसरे राशि में दोस्तों सूर्य पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा करता है। सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है दोस्तों। यानी कि सूर्य जो है हमारी पृथ्वी की तरह ठोस नहीं दोस्तों, वह गैसीय पदार्थ है, इसलिए उसका मध्य भाग का घूर्णन अवधि अलग है और ध्रुवीय भाग का घूर्णन अवधि अलग है दोस्तों। सूर्य प्रतिवर्ष 12 तारा मंडलों से होकर गुजरते हैं तथा प्रत्येक एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण करता है दोस्तों। यह प्रक्रिया संक्रांति कहलाता है। सूर्य का जो एक राशि से दूसरे राशि में जाना होता है दोस्तों, वह संक्रमण कहलाता है। तथा जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं दोस्तों। जो हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं दोस्तों, तो यही होता है, जब सूर्य मकर राशि से होकर गुजरता है तो उसको हम लोग उस दिन हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं दोस्तों। ऊपर थोड़ा ये सब करो, ध्यान रखना तो ठीक है। सूर्य पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है दोस्तों। सूर्य का मध्य भाग 25 दिनों में तथा ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है दोस्तों। सूर्य जो है दोस्तों हमारी पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है, बल्कि एक गैसीय पदार्थ है, इसलिए इसका मध्य भाग का घूर्णन अवधि और ध्रुवीय भाग का घूर्णन अवधि अलग अलग है दोस्तों। सूर्य प्रतिवर्ष 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है। सूर्य प्रतिवर्ष 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है। प्रत्येक तारामंडल को राशि कहते हैं और एक राशि से दूसरे राशि में जाते समय संक्रमण होता है, जिसे हम लोग संक्रांति के नाम से जानते हैं। यह प्रक्रिया संक्रांति कहलाता है। जब
सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं और उसी के अवसर पर हम लोग मकर संक्रांति त्योहार मनाते हैं दोस्तों। अब आइए आगे पढ़ते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है तथा सूर्य एक गैसीय पिंड है और इसी कारण इसका मध्य भाग 25 दिनों तथा ध्रुव भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है दोस्तों। वही बात है दोस्तों जो हमने पहले कहा। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें 2.5% पाया जाता है दोस्तों। दोस्तों ये नोट करने वाली बात है दोस्तों और मेन पॉइंट है दोस्तों कि सूर्य में मुख्यतः हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें 2.5% पाया जाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। इसका तापमान 1.5 गुना 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। तो ये मेन पॉइंट है दोस्तों। सूर्य का केंद्रीय भाग को हम लोग कोर कहते हैं जिसका तापमान 1.5 गुना 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य के अंतरतम क्रोड में चलने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है दोस्तों। दोस्तों सूर्य के केंद्र में चलने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया ही सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इस प्रक्रिया में दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है और असीमित ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन अणु हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन के दो नाभिक हीलियम के एक नाभिक में बदलते हैं और असीमित ऊर्जा मिलती है जिस ऊर्जा का उपयोग संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सौर मंडल में होता है दोस्तों। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य के अंतरतम क्रोड में चलने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। सौर मंडल के लगभग सभी उष्मा एवं ऊर्जा की आपूर्ति सूर्य द्वारा होता है। सौर मंडल में जितनी भी उष्मा एवं ऊर्जा की आवश्यकता होती है दोस्तों उसकी पूर्ति सूर्य द्वारा किया जाता है। सौर मंडल के लगभग ये हो गया दोस्तों। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के निम्न घनत्व से पता चलता है कि यह हाइड्रोजन एवं हीलियम से मुख्यतः बना है दोस्तों। सूर्य का घनत्व बहुत ही निम्न है दोस्तों जिससे यह पता चलता है कि वह हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। अब कुछ नोट है दोस्तों उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है पार्कर सोर प्रोब टच द मिशन। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। पार्कर सोर प्रोब पहली बार नासा द्वारा अत्यंत निकट जाकर, किसके निकट जाकर तो सूर्य के निकट जाकर, यहां सूर्य छूट गया दोस्तों, अत्यंत निकट जाकर उसके अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन है। यह मिशन नासा द्वारा लिविंग विथ ए स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है दोस्तों। पार्कर सोर प्रोब मिशन नासा द्वारा फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से डेल्टा 4 नामक प्रक्षेपण यान द्वारा 12 अगस्त 2018 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस अंतरिक्ष यान का नामकरण प्रसिद्ध खगोलविद यूजीन न्यूमैन पार्कर के नाम पर किया गया है दोस्तों। पढ़ने से ही सब कुछ एक बार में स्पष्ट हो जाता है दोस्तों, इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। 28 अप्रैल 2021 को यह अंतरिक्ष यान, कौन अंतरिक्ष यान? पार्कर सोर प्रोब सूर्य की बाहरी वायुमंडल कोरोना से होकर गुजरेगा। गुजरात यहां लिखा गया है दोस्तों, ये गलत है, गुजरेगा यहां होगा। तथा पहली बार किसी मानव निर्मित अंतरिक्ष यान ने सूर्य की कोरोना को छुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है, सूर्य के कोरोना को छुआ है, तो वो होगा दोस्तों पार्कर सोर प्रोब। इससे पहले सूर्य की सर्वाधिक नजदीक पहुंचने वाला मानव निर्मित यान हीलियोस 2 था। सोर प्रोब अंतरिक्ष यान वर्ष 2025 में सूर्य से 61.6 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेगी, जो सूर्य से इसकी न्यूनतम दूरी
होगी। एक बार पढ़ेंगे तो सब कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत द्वारा भी सूर्य से संबंधित कुछ अंतरिक्ष यान भेजा गया था, उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। भारत की पहली सौर मिशन का नाम आदित्य L1 है दोस्तों। भारत की पहली सौर मिशन का नाम क्या है दोस्तों? आदित्य L1। ये क्वेश्चन भी बनता है भारत में, कई बार जो ज्ञान मिशन हो रहा है उसमें पूछे जा चुके हैं ये कि भारत द्वारा पहला सौर मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1, जिसे सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए एवं पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक संचार से व्यवधान पैदा करने वाली सौर लपटों की जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया अंतरिक्ष यान है दोस्तों। कौन सा? आदित्य L1। ये एक बार पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। सूर्य की त्रिज्या 6.96 इंटू 10⁵ किलोमीटर है तथा पृथ्वी की तुलना में 109 गुना बड़ा है। जो पृथ्वी की तुलना में 109 गुना बड़ा है दोस्तों। सौरमंडल का कुल द्रव्यमान का 99.8% भाग सूर्य में निहित है। सौरमंडल का दोस्तों 99.8% भाग सूर्य में निहित है। सूर्य का द्रव्यमान 1.99 गुना 10⁻30, यहां थोड़ा धुंधला दिख रहा है दोस्तों, 10⁻30 kg है। आयतन के आधार पर सूर्य में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आयतन जो है कई लाखों गुना बड़ा है पृथ्वी के आयतन से। आयतन के आधार पर सूर्य में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों, ये पहले भी आ चुका था। तथा सूर्य ताप का 2 खरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। सूर्य ताप का लगभग 2 खरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। सूर्य के दीप्तिमान सतह, जिसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं, सूर्य का जो दीप्तिमान सतह होता है दोस्तों, जो चमकता है, उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। वह संवहन सतह के ऊपर स्थित है तथा प्रकाश मंडल सूर्य के वायुमंडल का आधार है दोस्तों। सूर्य के वायुमंडल का आधार क्या है? तो प्रकाश मंडल सूर्य के वायुमंडल का आधार है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं रहते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है तथा यह वर्णमंडल कहलाता है। जहां प्रकाश नहीं होते उसको वर्णमंडल कहते हैं। इसका रंग लाल होता है, वर्णमंडल का रंग लाल होता है। सौर कलंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सौर कलंक इसी प्रकाश मंडल में उत्पन्न होते हैं। प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक उत्पन्न होता है। गैलीलियो ने सौर कलंक की खोज की थी। सौर कलंक की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। सभी एक लाइन में एक एक प्रश्न छुपा है और इसमें कई प्रश्न बनते हैं। ध्यान से पढ़ने पर आपको सारी बातें ढंग से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पीडीएफ में हमने बहुत मेहनत किया। बहुत मेहनत से ये पीडीएफ तैयार होता है। ऐसे नहीं तैयार होता है कि कोई बुक लिया और छाप दिया। इसमें हमारा मेहनत शामिल है दोस्तों। सौर कलंक में सर्वाधिक काले भाग को अम्बरा कहा जाता है। सौर कलंक जो होता है दोस्तों, उसमें सर्वाधिक काले भाग को हम लोग अम्बरा कहते हैं तथा यह हल्के काले रंग के पेनम्बरा से घिरा होता है। सौर कलंक का दोस्तों जो बीच में जो काला भाग होता है उसको अम्बरा, और उसके हल्के काले रंग से चारों ओर घिरे रहते हैं उसको हम लोग पेनम्बरा के नाम से जानते हैं। समय के साथ सौर कलंकों की संख्या बदलती रहती है। इसकी संख्या 11 वर्ष की चक्रीय घटना के रूप में बढ़ती और घटती रहती है। सौर कलंक का जीवन काल कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकता है दोस्तों। ये सौर कलंक के बारे में व्याख्या है दोस्तों। इसको ढंग से एक बार पढ़ लीजिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला बाहरी भाग को सूर्य किरीट कहते हैं, जिसको हम लोग कोरोना भी कहते हैं दोस्तों। सूर्य किरीट को कोरोना भी कहा जाता है दोस्तों। कोरोना से एक्स किरणें उत्सर्जित होती है तथा कोरोना को ही सूर्य मुकुट भी कहा जाता है दोस्तों। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरीट कहलाता है। सूर्य किरीट ही या कोरोना एक ही चीज है। कोरोना से एक्स किरणें उत्सर्जित होती है जो तथा
तथा कोरोना को हम लोग सूर्य मुकुट के नाम से जानते हैं। कई क्वेश्चन इसमें छिपा है। सूर्य किरीट या कोरोना का ताप इतना अधिक होता है कि यह सूर्य से अलग होता हुआ दिखाई पड़ता है। कोरोना का ताप इतना अधिक होता है कि वह सूर्य से होता हुआ अलग होता हुआ दिखाई पड़ता है। इतना इसका ताप अधिक होता है। ये मेन पॉइंट है दोस्तों, इसको कई बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निरंतर प्रवाहित होने वाली सौर पवनें सूर्य से निकलती रहती है। निरंतर प्रवाहित होने वाली सौर पवनें दोस्तों सूर्य से निकलती रहती है। यह प्रवाहित पवनें बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखती है, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है दोस्तों। सौर पवनें जो होती है दोस्तों, उसमें बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं दोस्तों। सूर्य की आयु ये पहले भी बता दिए कि 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का अनुमानित समय 10 टू दी पावर 11 वर्ष है। इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, इसमें कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं और ये तो अति इंपॉर्टेंट है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। इसमें दोबारा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, समझाने के लिए कुछ नहीं है। एक बार पढ़ेंगे तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। सूर्य के कलंकों का तापमान सूर्य के सतह के तापमान से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। यानी कि सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उसमें 1500 माइनस कर देंगे तो 4500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सूर्य के कलंकों का तापमान। सूर्य के कलंकों को एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। सूर्य के कलंकों का एक पूरा चक्र कितना होता है दोस्तों? 22 वर्ष होता है। पहले 11 वर्षों तक यह कलंक घटता है और अगले 11 वर्षों तक बढ़ता रहता है। जब सूर्य की सतह पर कलंक दिखाई पड़ता है तो उसे नहीं होगा, यहां उस होगा। तब उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावट उत्पन्न होती है दोस्तों, तथा इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, विद्युत चालित यंत्र आदि में समस्या उत्पन्न होती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, स्वर कलंक जो होता है दोस्तों, जब सूर्य की सतह पर दोस्तों स्वर कलंक दिखाई पड़ता है तो उसे चुंबकीय तरंगें निकलती है, जो धरती पर जो चुंबक से बना हुआ यंत्र है, जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, इसमें आवाज, कड़कड़ाहट से आवाज आती है, तो ये स्वर कलंक के कारण होता है दोस्तों। सूर्य एवं चंद्रमा के पक्षाभ एवं पक्षाभ मेघों के प्रतिबिंब से बने दुधिया रंग के छल्ले को प्रभा मंडल कहा है। तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। ने 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के जयपुर में स्थित सौर वेधशाला में एशिया का सबसे बड़ी सौर दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, जिसका नाम मास्ट है दोस्तों, का शुभारंभ किया गया। दोस्तों ये जो मुख्य बिंदु है, इसके अलावा जो हम अतिरिक्त बोलते हैं उसमें भी प्रश्न छुपा है दोस्तों, उसको भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे यहाँ इसरो लिखा हुआ है, हमको लगा कि इसरो का मुख्यालय के बारे में अगर विद्यार्थियों को बता दें, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे जानते होंगे और कुछ अगर नहीं जानते होंगे तो वो जान जाएंगे, और ऐसे भी एक बार दोहरा देने में कोई इसमें बुराई नहीं है दोस्तों। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में दोस्तों। आइए ये पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। अब चीन में विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन, चीन द्वारा विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का आविष्कार किया गया। इसका नाम फास्ट है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म 500 मीटर अपार्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। आइए दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सूर्य का जुड़वा तारा जिसका नाम नेमेसिस है, सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस के संबंध में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ता द्वारा तथ्य के साथ उजागर किया गया है कि लगभग 4 से 5 अरब वर्ष पहले केवल सूर्य ही नहीं बल्कि इसके जुड़वा तारा नेमेसिस भी अस्तित्व में था। जब
सौर मंडल का जन्म हुआ दोस्तों आज से 4.5 अरब वर्ष पहले। उस समय सूर्य ही नहीं, इसके साथ इसका जुड़ा तारा नेमेसिस भी अस्तित्व में था। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं द्वारा तथ्य के साथ, तथ्य मतलब सबूत होता है दोस्तों, सबूत के साथ उजागर किया गया। सूर्य के जुड़वा तारा का नाम शोधकर्ताओं द्वारा काल्पनिक नाम नेमेसिस दिया गया है दोस्तों, जिसका शाब्दिक अर्थ, नेमेसिस का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों सजा की देवी। ये पूरा क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आइए ग्रह के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रह क्या होता है। अभी तक हम लोग तारे, माने हमारे जो सौरमंडल है उसके मुख्य तारे जो ग्रह हैं, जिसको सौरमंडल का मुखिया भी कहा जाता है, के बारे में पढ़ें और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में पढ़ें, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छूटे नहीं, और नहीं छूटेगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए ज्योग्राफी को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, पीडीएफ को बढ़िया से पढ़ लेंगे, तो ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। इसी प्रकार बारी बारी से हम इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग का भी क्लास लेंगे। पूरा क्लास लेने के बाद आपको दोस्तों एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा एग्जामिनेशन में जो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं होगा दोस्तों। कमी आप में रह जाएगी, अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा। इसलिए ढंग से पढ़िए, मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से कि ढंग से पढ़िए, क्योंकि ये मेरे द्वारा दिया गया फ्री प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम YouTube के माध्यम से आप लोगों को ये वीडियो बना रहे हैं और वीडियो उपलब्ध कराएंगे, और फ्री पीडीएफ भी हम देते हैं दोस्तों, जिसके लिए आप हमारा नंबर 7000496073 पर हमको कॉल कर सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से फ्री पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे दोस्तों। आइए आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ग्रह क्या होता है इसका परिभाषा थोड़ा जान लें। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग ग्रह के नाम से जानते हैं। ये ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है दोस्तों, ये प्रकाशहीन होता है तथा सूर्य से प्राप्त परावर्तित प्रकाश से चमकता है। ये पहले सूर्य का प्रकाश ग्रह पर पड़ता है और वो प्रकाश ग्रह से टकरा के हमारी आंखों की ओर आती है, तब हम लोग को पता चलता है कि ग्रह का भी प्रकाश होता है। लेकिन वास्तव में ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार सूर्य के चारों ओर अपने अपने दीर्घवृत्तीय पथ पर परिक्रमा करने वाले निम्न 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें क्रमानुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है दोस्तों। सौर मंडल का ये चित्र हम पहले भी दिखा चुके हैं, ऊपर वो पढ़ा चुके हैं, वहां से ही क्लियर हो जाएगा दोस्तों, यहां भी क्लियर ही है। सामान्यतः सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अर्थात पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करता है दोस्तों। सामान्यतः सभी ग्रह 8 ग्रह जो है दोस्तों, उनमें केवल 2 को छोड़कर, जिसमें शुक्र और अरुण आता है, शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर परिक्रमा करता है, जबकि शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करता है दोस्तों। और एक बात नोट कीजिएगा दोस्तों कि जैसे हम जानते हैं कि हमारा सूर्य भी स्थिर नहीं है, वो भी आकाशगंगा, हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र की चारों ओर परिक्रमा जो करता है दोस्तों, ये भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा करता है। इसका घूर्णन अवधि, परिक्रमण काल जो है 250 मिलियन वर्ष है, जिसको एक कॉस्मिक वर्ष या ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, और 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य अपने परिक्रमण पथ पर गतिमान है दोस्तों। ये पहले भी पढ़ा दिया और एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं दिया, ताकि आपको रिफ्रेश हो जाए। ग्रहों का सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि ग्रहों के सूर्य की दूरी पर निर्भर करता है दोस्तों। जो ग्रह सूर्य से जितनी नजदीक होती है उसकी परिक्रमण अवधि
उतनी कम होती है, और जो ग्रह जितना दूर होता है उसका परिक्रमण अवधि भी उतना ही अधिक होता है दोस्तों। इसमें जानने योग्य और कुछ नहीं है। ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य के नजदीक रहने पर ग्रहों का वेग अधिक और गति बढ़ जाती है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले भी बता चुके हैं कि ग्रह जो है अपने दीर्घवृत्तीय कक्षा पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो किसी समय ग्रहों की सूर्य से दूरी अधिक और किसी समय कम होती है, जिससे हमारी धरती पर मौसम परिवर्तन होता है। और अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है उससे दिन और रात होती है। तो जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी नजदीक होती है तो पृथ्वी की वेग और गति बढ़ जाती है, और जब दूर होती है तो पृथ्वी की वेग और गति घट जाती है। यही इफेक्ट में बोला गया है दोस्तों। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं पृथ्वी, ये 5 ग्रह है दोस्तों। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं पृथ्वी पर हाइड्रोजन, हीलियम तथा मैथेन गैस बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और इसी कारण इन 5 ग्रहों को नग्न आंखों द्वारा देखा जा सकता है। परंतु शनि, अरुण और वरुण को नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है दोस्तों। यह है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्रहों के प्रकार पर द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला ग्रह को देखिए, ऐसे हम दिखा दिए हैं, जिसमें एक आता पार्थिव ग्रह, दूसरा जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह छोटे और ठोस ग्रह होते हैं, जिसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को सम्मिलित किया जाता है। पार्थिव ग्रह दोस्तों यहां से यहां तक स्पष्ट है कि पार्थिव ग्रह छोटे और ठोस होते हैं। जोवियन ग्रह बड़े और तरल अवस्था में होते हैं, इसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को सम्मिलित किया जाता है। नोट में एक फैक्ट है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ की स्थापना 1991 में फ्रांस के पेरिस में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ कहां दोस्तों? फ्रांस के पेरिस में है, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष कार्यों को समर्थन प्रदान करना है दोस्तों। थोड़ा दीजिए। हाँ, ग्रह और तारा में अंतर को आप पढ़ते हैं दोस्तों। ग्रह और तारा क्या होता है? ये है इधर वाला तो दोस्तों ग्रह है, यहां लिखने भूल गया है। इधर वाला तारा है। किसका ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और प्रायः ग्रह ठोस होते हैं। ये अंतर है दोस्तों ग्रह और तारे में। तारों का क्या है दोस्तों? तारों का अपना प्रकाश होता है तथा इसमें ऊष्मा और प्रकाश का विकिरण होता रहता है। ग्रह का आकार सामान्यतः तारों की अपेक्षा छोटी होती है। इसका आकार काफी बड़ा होता है। कुछ तारों का आकार सूर्य से कई हजारों गुना बड़ा है। यह दूसरा पॉइंट है दोस्तों। ग्रहों का घनत्व सामान्यतः होगा दोस्तों। यहां ग्रहों का घनत्व सामान्यतः अधिक होता है तथा यह ठोस यात्रा नहीं होगा। यहां यात्रा हट जाएगा, ठोस अवस्था में मिलते हैं। कुछ ग्रह का घनत्व बहुत कम होता है दोस्तों। इसका तीसरा नंबर, तारों का घनत्व बहुत कम होता है तथा प्रायः गैसीय अवस्था में पाया जाता है, परंतु इसके क्रोड एवं मध्यवर्ती भाग ठोस या द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। यह बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से के समीप होते हैं। जो ग्रह होते हैं दोस्तों ये बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के समीप है। तारे बहुत दूर होने के कारण काफी छोटे दिखाई देते हैं। 5 नंबर पॉइंट है दोस्तों, ग्रह सूर्य या तारा की परिक्रमा करता है। ग्रह जो होता है दोस्तों सूर्य या सूर्य को तारा भी कहा जाता है क्योंकि हमारा सूर्य एक तारा है दोस्तों। कई बार प्रश्न पूछा है कि सूर्य क्या है, आपको दे देगा
तारा है, ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, उसमें सही आंसर होगा दोस्तों तारा। हमारा सूर्य एक तारा है। इधर दोस्तों तारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सूर्य एक तारा है और ये हमारे मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। छठा पॉइंट है दोस्तों, ग्रहों को कई रातों तक लगातार देखने से यह स्पष्ट होता है कि तारा समूह में इसकी उपस्थिति बदलती रहती है। ग्रहों को अगर कई रातों तक हम देखते रहे दोस्तों, तो हमें यह स्पष्ट रूप से महसूस होता है कि तारा समूह में इसकी उपस्थिति बदलती रहती है। किसी तारा समूह में ग्रहों की स्थिति स्थिर किसी तारा समूह में ग्रहों की स्थिति स्थिर प्रतीत होती है। यहां तारों होगा दोस्तों, किसी तारा समूह में तारों की स्थिति स्थिर प्रतीत होती है। दूरी के आधार पर ग्रहों के प्रकार। आइए दूरी के आधार पर सौर मंडल के ग्रहों को आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों में बांटा गया है दोस्तों। आइए देखते हैं ग्रह। आंतरिक ग्रह में दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है, और बाह्य ग्रह में दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को रखा गया है दोस्तों। यहाँ आंतरिक ग्रह सूर्य के समीप एवं एक दूसरे से कम दूरी पर स्थित है। आंतरिक ग्रह जो है दोस्तों सूर्य से समीप और एक दूसरे से कम दूरी पर है, जबकि बाहरी ग्रह सूर्य से दूर एवं आपस में एक दूसरे से अधिक दूरी पर अवस्थित है दोस्तों। शुक्र और मंगल पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायुमंडल पाया जाता है, जबकि पृथ्वी पर स्थित वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्तों, और कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन गैस भी पृथ्वी पर पाया जाता है दोस्तों। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र है तथा शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा गया है दोस्तों, या कहीं कहीं पृथ्वी का भगिनी भी लिखता है दोस्तों। तो यहां पर है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि शुक्र का आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना में समानता पाई जाती है। पृथ्वी और शुक्र के आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना में समानता पाई जाती है दोस्तों, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन या कहीं कहीं भगिनी भी मिलता है, भगिनी कहा जाता है दोस्तों। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह है, यह फैक्ट है दोस्तों, तथा यह करीब 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है। स्पष्ट एकदम। वरुण ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इसका परिक्रमण अवधि सबसे ज्यादा है। आकार के आधार पर ग्रहों का आरोही क्रम निम्न प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले जो आता है दोस्तों बृहस्पति है, फिर उसके बाद शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, मंगल और बुध, इस प्रकार आता है, घटते क्रम में दिखाए हैं आरोही क्रम में। तो पृथ्वी का स्थान जो है आकार में 5वां आता है दोस्तों। घनत्व के आधार पर ग्रहों की आरोही क्रम, घनत्व में सबसे पहला पृथ्वी आता है दोस्तों। पृथ्वी का घनत्व सौर मंडल में उपस्थित सभी तारों एवं ग्रहों में से सबसे अधिक पृथ्वी का घनत्व है दोस्तों। उसके बाद बुध का आता है, फिर शुक्र का, फिर मंगल का, फिर वरुण का, फिर बृहस्पति का, फिर अरुण का, उसके बाद शनि का नंबर आता है दोस्तों। शनि का घनत्व सबसे कम है दोस्तों, अतः शनि का घनत्व सबसे कम, जबकि पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। भूगोल के जनकों की कुछ सूची है दोस्तों, उसके बारे में आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है, भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। दूसरे नंबर में वर्तमान भूगोल के जनक जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल के जनक दोस्तों एरेटोस्थनीज को बोला जाता है। व्यवस्थित भूगोल के जनक एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भौतिक भूगोल के जनक पॉलिडोनियस को कहा जाता है, पॉलिडोनियस को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओशावर को कहा जाता है, और गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स और एनेक्सिमेंडर को माना जाता है।
विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम है। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम है। विश्व मानचित्र का निर्माण करता एनेक्सिमेंडर है। और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो को माना जाता है। दोस्तों यह है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जिसको हमने दर्शा दिया है। दोस्तों इस प्रकार से ये आज जो हम लोग सौर मंडल चैप्टर पढ़े इसका पहला लेक्चर समाप्त हुआ। दोस्तों ये सौर मंडल से संबंधित एक लेक्चर और होगा, उसके बाद सौर मंडल खत्म हो जाएगा, जिसमें हम लोग सौर मंडल और सौर मंडल में पाए जाने वाले सभी 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। ये था आज का क्लास। तो क्लास कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिससे हम उसमें आने वाली कमी को दूर करेंगे। और इसका पीडीएफ भी आप लोग को दोस्तों बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। क्लास को कई बार देखिएगा, वीडियो को कई बार आप लोग देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि हमारी वीडियो आप लोग को जैसे ही अपलोड करेंगे आप लोग को शीघ्र ही मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ के लिए हमें आप फोन कर सकते हैं। मेरा सेल फोन नंबर है 7004960735, जो बिल्कुल फ्री देंगे हम पीडीएफ भी इसका। जय हिंद दोस्तों।